हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और सामाजिक विज्ञान 2026 में पेपर देने वाले हैं और क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और वो प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। पूरी किताब में जितने भी सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा, मतलब 20 नंबर तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में आपका सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया तो 2026 बोर्ड पेपर में 100% आएगा। 2026 बोर्ड में 100% यही क्वेश्चन आएगा जो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना। इस वीडियो पे जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा मैं आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की क्लास लाऊंगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर हम लोग लघु और दीर्घ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और सभी स्टूडेंट लाइक करो। फिर हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मैं आप लोगों को ये सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा ना, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। 20 में 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, यहीं से सारा ऑब्जेक्टिव आया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया ना तो आपका इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो ध्यान से समझना, नोट कर लेना। ठीक है, देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन 100% आएगा। तैयार कर लेना। ऑप्शन नंबर क्या है, गैरीबाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूल एंड खा है भैया मेत्सनी या फिर मेंजनी। जल्दी से बताओ, यंग इटली सोसाइटी जो था उसका संस्थापक कौन था। तो वो था भैया मेंजनी। ठीक है, मैथ्सनी या मेंजनी। ऑप्शन नंबर घा वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह विकल्प किसका था। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अगले साल भी आया था कि जब जो फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है। किसने कहा था, मैटरनिख ने या काबूल ने या बिस्मार्क ने या भैया जो हमारे मैथ्सनी है। जल्दी से बताओ किसने कहा था, जल्दी से बताओ सारे स्टूडेंट। तो भैया मैटरनिख ने कहा था। किसने कहा था, मैटरनिख ने, अर्थात हमारा का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सही है। तो अब आ जाओ भैया दूसरा यानी कि तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। जो फ्रांसीसी क्रांति है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है जो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। हर साल आता है भैया, चाहे फ्रांसीसी क्रांति का कारण आए और ऑब्जेक्टिव तो जरूर आता है कि कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ। 1788 में, 1789 में, 1790 में या 1787 में। जल्दी से बताओ फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा खा वाला सही है, 1789। नोट करते रहो। ठीक है, सारे स्टूडेंट नोट कर लेना, पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फोन नंबर है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ है। जो राष्ट्रवाद शब्द का प्रारंभ है वो किस देश से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जर्मनी से, इटली से या फ्रांस से या फिर हमारा इंग्लैंड से। जल्दी से बताओ कहां से हुआ है, तो फ्रांस से हुआ। जो हमारा राष्ट्रवाद है ना उसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट करते रहो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि जितना मैं आपको सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूं ना, मैं 100% नहीं 1000% गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर सेट में यहीं से क्वेश्चंस आएगा। क्योंकि पूरे बुक में से मैंने ऑब्जेक्टिव लिया है, चाहे इतिहास हो या नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो या भूगोल हो, सब में से सारा ऑब्जेक्टिव लिया हूं। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव, नेपोलियन का पराजय कब हुआ।
नेपोलियन जो है उनका पराजय कब हुआ था? ऑप्शन नंबर का है भैया 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में। तो नेपोलियन का पराजय कब हुआ? तो नेपोलियन का पराजय हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। यहीं से सारा ऑब्जेक्टिव आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। बस आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा स्पेशल हो हमारे लिए, ठीक है। बस जितना कह रहे हो उतना तैयार करो। बस देखो भैया, अगला है कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? भैया ऑटोमान बिस्मार्क, अगर आप लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा तो ऑटोमान बिस्मार्क का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ ये कौन थे? जनक थे भैया जर्मनी के एकीकरण। इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो सभी को पता चल गया भैया बिस्मार्क का संबंध जो था वो किससे था? जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? नोट कर लो सभी स्टूडेंट। 7 नंबर क्वेश्चन भैया कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो कब घटित हुआ था? जल्दी से बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लड़कों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने स्टूडेंट को पता है कि 1920 में हुआ था या 1921 में या 1922 में या 1925 में? जल्दी से बताओ कब हुआ था? जल्दी से सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 1922 में जो है चौरी चौरा का कांड हुआ था, 1922 में, ठीक है। जितना बता रहे हैं वो तैयार कर लो क्योंकि अब की बार हमें हर सब्जेक्ट में भैया 95% लाना है। कितना? 95%। तो आपको मेहनत करना होगा हमारे साथ खूब अच्छे से, क्योंकि हम लोग अब की बार बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ने वाले हैं और हर बच्चे का सपना पूरा करेंगे, ठीक है। और हर बच्चे को मैं टॉपर बनाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा हर सब्जेक्ट का। देखो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? देखो ऑप्शन नंबर का है सरदार पटेल या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या फिर भैया सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से बताओ कौन है? महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज्य पुस्तक के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी। सभी को पता चल गया ना? 8 में 8 क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगर कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आओगे, छोड़कर नहीं आना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आप हमारे स्टूडेंट हो तो टॉपर बनना है। अगला 9 नंबर, सबनी अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सबनी अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन है 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। जल्दी से बताओ। तो सबनी अवज्ञा आंदोलन भैया 1930 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? सबनी अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। जितने स्टूडेंट को भैया सामाजिक विज्ञान नहीं याद होता, ठीक है, और प्रॉब्लम होती है ना, सबसे बड़ी बात आप ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर करो, ठीक है। और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आप बनाकर भी लिख दोगे ना तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद बना के लिखा था और सामाजिक विज्ञान में 87 मार्क्स थे, ठीक है, जबकि मैंने लॉन्ग और लघु उत्तरीय बना के लिखा था। तो आप लोग भी भैया ऑब्जेक्टिव सारा तैयार कर लो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करा दूंगा और सारा भी तैयार कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारा कुछ तैयार करूंगा। अगला, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? सभी को पता है भैया भारत में राष्ट्रपिता कहके किसको संबोधित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपिता किसे कहा गया है भैया भारत में? ऑप्शंस आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सभी को पता है भैया महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया है? भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है। महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा गया है, ठीक है। सारा क्वेश्चन तैयार है ना? अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? हर साल आता है भैया, हर साल बोर्ड में आता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि तैयार होना चाहिए ये क्वेश्चन। ऑप्शन है 1885 में, 1904 में या 1857 में या फिर 1855 में। जल्दी से बताओ, जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? तो वो हुआ था भैया 1855 में, 1855 में, ठीक है। देखो आप लोगों को मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, ऐसे हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करे रहो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप लोगों का एक भी क्लास मिस ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं। इसको मैं 12-1 बजे रात तक बनाया हूं, जो ये आप देख सकते हो ना, और फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज छोटा सा काम कर दिया करो। अगला, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ?
महामंडी का प्रारंभ बच्चों, महामंडी का मतलब है कि जहां बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएं, जैसे खाने वाली चीजें या फिर बहुत सारी चीजें। जब महामंडी लगा था ना तो हर एक अनाज जैसे है गेहूं चावल ये सब बहुत ज्यादा हो गया ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी, तो वही महामंडी है जो तीसरे नंबर चैप्टर में पढ़ोगे। 1919 में या 1924 में या 1929 में या 1934 में, तो 1929 में महामंडी लगा था। कब? 1929 में। याद रखना ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही है कि 1929 में महामंडी का प्रारंभ हुआ था। नोट कर लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ भैया? 1885 में, और महामंडी का प्रारंभ कब हुआ? 1929 में। ठीक है, आगे आ जाओ। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? कितने बच्चों को पता है? वाशिंगटन में या जिनेवा में या न्यूयॉर्क में या फिर ऑस्ट्रिया में? बताओ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भैया ये हर साल आता है, हर साल, और देख लेना 2026 में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा, बस तैयार कर लो। कौन सा? देखो कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। देखो 1904 में, सॉरी 1914 में या 1939 में या 1919 में या फिर 1942 में? जल्दी से बताओ प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में। कितने बच्चे को पता था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे आ जाओ। 15 नंबर, ब्रिटेन में कार्न लॉ कानून समाप्त करने का कारण था। ब्रिटेन में जो कार्न लॉ कानून था उसको समाप्त करने का कारण क्या था? जनसंख्या में वृद्धि या कृषि उत्पादों की अधिकता या कार्न लॉ आयात पर नियंत्रण या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध? तो उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध के कारण भैया कार्न लॉ कानून क्या है? समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन में कार्न लॉ कानून लगाया गया था जो कि समाप्त कर दिया गया था। एक क्वेश्चन जो कि मैंने अभी कराया है और कहा है 2026 में छपेगा, तो अब पीछे नहीं जाना है, वीडियो को पीछे नहीं करना है। रिक्वेस्ट है आपसे कि भैया प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? हर स्टूडेंट का भैया कमेंट आना चाहिए, हर स्टूडेंट का, हर छात्र का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के नीचे। लेकिन अभी मैंने आगे पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट कर दो ताकि हमें पता चले कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस होकर भैया पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को ले तो रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन पहले इसको पढ़ाया। ठीक है, तो सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन में। 17 आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन देखो कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? 1929 में जो आर्थिक महामंदी का जो मुख्य कारण था वो क्या था? जल्दी से बताओ। 1929 में जल्दी से, कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन, या फिर हमारा अत्यधिक निवेश, या फिर बैंकों का निजीकरण, या फिर भैया उद्योगों की संख्या में वृद्धि? तो भैया आप लोगों को अगर बताया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन क्या था? महामंदी का मुख्य कारण था। सभी को पता है भैया कि कृषि में बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, बहुत ज्यादा गेहूं चावल और बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गया, तो एक बहुत बड़ा महामंडी का ढेर लग गया। अब जब महामंडी लग गया ना तो वहां क्या हुआ कि चावल और धान इन सब की कीमतें क्या हुई? गिरने लगी, क्योंकि अब बहुत सारा है, तो क्या हुआ? ये सब सड़ने लगे। अब यही तो महामंडी हुआ कि बहुत सारा चीजें इकट्ठा हो जाए, तो कृषि में अधिक उत्पादन के कारण। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो कि भैया अफ्रीका में रिडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका में जो रिडर पेस्ट आया था वो क्या था? एक जानवर था या एक घटना था या एक खेल था या एक बीमारी था? सभी को पता है कि भैया रिडर पेस्ट एक क्या था? बीमारी था, एक बीमारी था जिसमें बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो गई थी। तो 18 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं भैया सामाजिक विज्ञान में हर साल आएगा, और इसके बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, तो याद कर लेना ये वाला भी और ये वाला। रिडर पेस्ट एक बीमारी था, ठीक है, नोट कर लो। अगला आ जाओ, 19 नंबर ऑब्जेक्टिव
कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, कब लागू किया गया था? 1875 में या फिर 1878 में या 1880 में या फिर 1885 में? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन यानी कि आंसर आप लोग जल्दी से बताओ भैया, कब हुआ था? 1878 में। कब हुआ था? 1878 में भैया हुआ था, याद रखना 1878 ईस्वी। देखो इसमें जो सन वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको तो याद करना है, सुबह उठ के याद करो, ठीक है? तुक्का मत लगाओ, ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करो, ना याद हो तो सामाजिक विज्ञान को रट डालो, रट लो पूरा, ठीक है? अगला है गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले या फिर भैया कैलाश वासनी देवी या फिर रामा स्वामी नाइकर? गुलामगिरी के लेखक कौन है भैया? ज्योतिबा फूले जी हैं। कौन? ज्योतिबा फूले। तो यहां में 20 में 20 ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया ना, अब कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको 20 में 20 ऑब्जेक्टिव समझा दिया। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत स्पेशल है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 अर्थात 21 नंबर समझो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, भूगोल का हर साल बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, हर साल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया तैयार कर लेना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती या वन उन्मूलन या अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण? देखो सबसे होता है निम्नीकरण, लेकिन पंजाब में पूछा है ना, क्योंकि एक राज्य में पूछा है तो अधिक सिंचाई के कारण बहुत ज्यादा क्या होता है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि नष्ट होता है, ठीक है? याद रखना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस राज्य में भैया सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन है पंजाब में या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? जल्दी से बताओ कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। तैयार कर लो, ठीक है? कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है और सीढ़ीदार खेती कहां की जाती है? उत्तराखंड में। नोट कर लो 22 नंबर क्वेश्चन तक। 23 नंबर आते हैं, देखो 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि इनमें से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य संघ में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है भैया काली मृदा, ठीक है? अगर आप लोग मैप देखे होंगे ना तो सभी को पता होगा कहां पाया जाता है, इन चारों में से भैया महाराष्ट्र में। अगला लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? लेटराइट मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है वैसे हमारा ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र या फिर हमारा उत्तर प्रदेश? जो जल्दी से बताओ, ये भी हमारा भैया महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। लेटराइट मृदा भी कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, ठीक है? तो याद रखना काली मृदा भैया महाराष्ट्र में पाया जाता है और जो ये लेटराइट मृदा है ये भी महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। 24 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई सा भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है? और अपना जोश कमेंट कर देना, ठीक है? आपका जोश कम होना नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं कम होना चाहिए। पढ़ाई के लिए हमेशा एनर्जेटिक रहो, खाओ पियो एंड वाटर यानी कि जल ज्यादा से ज्यादा पानी पियो ताकि आप लोग एनर्जेटिक रहो, ठीक है? ये ध्यान रखना। अगला 25 नंबर, इनमें से कौन सा संरक्षण तकनीक जो है या तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? कौन सा सीधी भागीदारी नहीं करता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भैया, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है कि संयुक्त वन प्रबंधन या बीच बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन या फिर हमारा वन्य जीव परिसीमन वाला वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है? ये वाला सही है, घा वाला ऑप्शन। ध्यान रखना, नोट कर लो सारे स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है? आगे आओ भैया, हरा सोना निम्नलिखित में से किसको माना गया? हरा सोना सभी को पता होगा भैया, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को, घास और मैदान को हरे या फिर नहीं, प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, जो नेचुरल हमारा वनस्पति है ना उसको कहा जाता है हरा सोना। हरा सोना इसको कहा जाता है। ध्यान रखना भैया, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ लो। 26 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 27 नंबर आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्त है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के पक्ष में नहीं तर्क नहीं दिया है? मतलब पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, नहीं वाला बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं वाला बताना है। ऑप्शन आपके पास है का वाला भैया, देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उस क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ठीक है? ये तो सही है। खा वाला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहाव की नियंत्रण और बाढ़ को काबू पाती है, ये भी सही है। अगला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में वृहत स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका खत्म हो जाती है। आजीविका खत्म नहीं होती, तो ये तर्क क्या है? नहीं है। गा आपका गा वाला सही है, घा वाला भी गलत है, मतलब आपका गा वाला सही है। ध्यान रखना कि ये वाला ऑप्शन हमारा गा वाला सही है कि भैया आजीविका खत्म नहीं करती बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है?
27 का ग वाला ऑप्शन सही है। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है जो एक रबी की फसल है मेरे प्यारे लाडलो? चावल, मोटे अनाज, चना, काला चना या कपास? जल्दी से बताओ तो क्या है? चना या फिर काला चना? चना या फिर काला चना क्या है? रबी की फसल है। याद रखना कि रबी की फसल जरूर आएगा या फिर खरीफ की फसल आ सकता है, ठीक है। रबी या खरीफ की फसल तो जरूर से तैयार कर लेना। या 29 निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से किसमें फलियां लगती हैं? दाल में भैया फली लगता है, मोटे अनाज में नहीं लगता, तिल में भी नहीं लगता है, ज्वार में भी नहीं लगता, तो दाल क्या है? एक फलीदार फसल है। इसमें फूल लगता है। जब आप दाल की खेती देखोगे कहीं खेत में लगा हो, देखना, शहर के बच्चे नहीं जानते होंगे लेकिन गांव के देहात के बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो वो जो होता है दाल में भैया फलियां लगती हैं। आगे आ जाओ। कृतन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कहां पाया जाता है? देखो ये जैसे नाम है ना, नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, वैसे उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, भाई मिजोरम में थोड़ा इसका भी नाम अलग टाइप का है। तो कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि कहां पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मिजोरम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलों, 31 नंबर श्वेत क्रांति, जो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या मोटा अनाज उत्पादन से? तो भैया दुग्ध उत्पादन से। श्वेत अर्थात सफेद रंग का क्या होता है? दूध होता है। तो दूध क्या होगा? दुग्ध उत्पादन से क्या संबंधित होगा? श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति। तो ये 31 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, जल्दी से तैयार कर लो, फिर हम लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो भैया, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किसका अग्रणी उत्पादक है मेरे प्यारे स्टूडेंट? हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना, सारा एक साथ में आप लोगों के लिए प्रश्न लाया हूं, बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना, याद कर लेना, बस हमारा मेहनत का जो फल है वो जरूर मिले। आप लोग टॉपर बनो, 95% लाओ, टॉपर बनो और अपने सर का नाम भी आगे ले जाओ, अपने मम्मी पापा के नाम भी आगे ले जाओ, ठीक है। और सब कुछ आप लोग अपने दम पे करो, ठीक है। ध्यान रखना, बॉक्साइड है या अर्वरक है या लौह अयस्क है या फिर तांबा है? तो अर्वरक जो है वो झारखंड में स्थित कोडरमा का क्या है? अग्रणी उत्पादक है। क्या है? अग्रणी उत्पादक है। अगला आ जाओ, निम्नलिखित में से चट्टानों में से किस चट्टान की स्तरें जो है खनिज की निरपेक्ष और संचय होता है? तलछटी चट्टानें या फिर अज्ञेय चट्टानें या कालांती चट्टानें? इनमें से कोई नहीं। तो भैया तलछटी चट्टानें जो है वो सही है, ठीक है। का वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया। 34 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत इन चारों में से कौन है जो कि पुराना स्रोत है? देखो, सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है या फिर हमारा ज्वारीय ऊर्जा है? 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है? भैया कोयला जो है वो एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत, ठीक है। कोयला वाला हमारा ऑप्शन सही है। खा वाला ऑप्शन सही है। क्या है? इन चारों में से एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। भैया 4 4 5 5 परंपरागत और अपरंपरागत तैयार कर लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, लघु दीर्घ के लिए भी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? इन चारों में से कौन सा खनिज है जो आधारभूत है? इन चारों में बताना है कौन सा खनिज है जो आधारभूत है। तो ऑप्शन है भैया मैग्नीज है, अर्वरक है, लौह अयस्क है या तांबा है? तो लौह अयस्क जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, गा वाला ऑप्शन, लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क वो क्या है? एक आधारभूत खनिज है, आधारभूत खनिज है। अगला आ जाओ 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? इन चारों में बताना है कौन सा संसाधन है जो गैर परंपरागत है? भैया कोयला या प्राकृतिक गैस या पवन ऊर्जा या भैया हमारा खनिज तेल? बताओ गैर परंपरागत कौन सा है? गैर परंपरागत कौन सा है? पवन या फिर सौर ऊर्जा? पवन या फिर सौर ऊर्जा क्या है? एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तैयार रखना भैया, गा वाला ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं? चूना पत्थर को कौन से कच्चे माल के रूप में? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या मोटर गाड़ी? तो सीमेंट जो है, सीमेंट वो क्या करता है? कच्चे माल को, चूने पत्थर जो कच्चा माल उसका प्रयोग करता है और सीमेंट बनता है, जिससे इतना बड़ा बड़ा घर बनता है, महल बनता है, सपनों का जो महल है वो बनता है। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा अच्छा घर बनाने का सपना होगा, वो आप ही कर सकते हो, आप मेहनत करके कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है उनके लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। अगला
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ठीक है, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कौन करता है? बॉक्साइट को। तो एल्यूमिनियम प्रगलन, या फिर हमारा कागज, या फिर सीमेंट, या फिर स्टील? जल्दी से बताओ, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कौन करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। कौन? एल्यूमिनियम प्रगलन। का वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? भैया भारत में सबसे मेन जो है वो कौन सा है? ना तो पाइपलाइन है, पाइपलाइन तो नहीं है, और सड़क है भैया, क्योंकि सड़क बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। रेल भी उतना नहीं है, वायु भी उतना नहीं है, सबसे ज्यादा सड़क का प्रयोग किया जाता है भारत में, सड़क परिवहन। ठीक है, सड़कों का जाल है भारत में, पाइपलाइन नहीं है भैया, रेल भी नहीं है, सड़क परिवहन सबसे ज्यादा अच्छा माना गया। ठीक है, सड़क परिवहन सबसे बेटर है भैया, नोट करते रहो। ठीक है, और आगे आ जाओ, आगे हम लोग समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो देशों से व्यापार करता है? भैया आंतरिक व्यापार, जो अंदर से व्यापार होता है, ये दो देशों में नहीं करता, और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार भैया दो देशों में होता है। अब बाहरी व्यापार भी नहीं होता है, स्थानीय व्यापार भी नहीं होता, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है ना, वो दो देशों के बीच में होता है, इंटरनेशनल जो व्यापार होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला। अगला आ जाओ भैया, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? इन चारों में से कौन है जिसका निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू या चाय? जल्दी बताओ कौन नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है उर्वरक। उर्वरक का नहीं है भैया, भारत जो है उर्वरक का निर्यातक नहीं है। ठीक है, 41 समझ में आ गया ना? 41 में 41 ऑब्जेक्टिव सारा समझ कर जाना, एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़ना मत। अभी मैं आपको और भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, बस नोट करते रहो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर ऑब्जेक्टिव है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? ऑप्शन है भैया विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और सरकार के मध्य, या राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो याद रखना भैया कि हमारा का वाला ऑप्शन से विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, अर्थात का वाला ऑप्शन हमारा सही है, तैयार रखना। ठीक है, 42 ऑप्शन। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? इन चारों में से कौन सा है जो श्रीलंका के बहुसंख्यक वर्ग है? इन चारों में से हमारा कौन सा है जो श्रीलंका का बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंघली या फिर मुस्लिम? तो भैया सिंघली जो है वो श्रीलंका का एक बहुसंख्यक वर्ग है, सिंघली। ठीक है, सिंघली हमारा बहुसंख्यक वर्ग है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की जो बेल्जियम सीमा साझा नहीं करती? कौन सा है? इटली, या फिर हमारा स्विट्जरलैंड, या फिर लक्समबर्ग या स्पेन? तो लक्समबर्ग हमारा सही है, गा वाला ऑप्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं भैया जल्दी जल्दी नोट कर लो और तैयार कर लो। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा है जो संघीय, जो मतलब संघीय राज्य नहीं है? तो भैया मणिपुर तो एक संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी है, दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी, दिल्ली एक सिटी है, राज्य नहीं है भैया, एक सिटी है। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान की 18वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल कितनी भाषाएं भैया? 20 है, या 22 है, या 24 है, या 26 है? जल्दी से बताओ कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, याद रखना भैया। 22 लैंग्वेज है भैया, 22 भाषा है, और आपको तैयार कर लेना। ठीक है, 46 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। बोर्ड एग्जाम में जाओगे एक भी छोड़कर नहीं आओगे ना। आगे आ जाओ बच्चों, आगे 47 नंबर भैया, भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना कब हुई? भारत में पंचायती राज संस्था की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है भैया 1980, 1990, या 1992, या 2004? जल्दी से बताओ कब हुआ था? 1992 में भैया भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुई थी। ठीक है, 48 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भैया भारत में कुल कितने संघीय राज्य? जब बहुत छोटे रहे होंगे ना तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़े होंगे, तो राज्य बताना है भैया 27 है, या 28 है, या 29 है, या 30 है? तो 28। इस समय जो है प्रेजेंट में 28 राज्य हैं भारत में। कितने हैं? 28 राज्य। ठीक है, आगे आ जाओ भैया 49 नंबर, भारत में संघ अवस्थिति जो शक्तियां हैं किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, या काखा दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया संघ को प्राप्त है। किसको? संघ को। और सारा गलत है, और सारा गलत है। आगे आओ, आगे, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सा है? उर्दू, या अंग्रेजी, या हिंदी, या फिर पंजाबी? सभी को पता है भैया हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना। आगे आ जाओ, जो हम लोग
51 नंबर ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले, नोट कर लो 51 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 51 नंबर ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? इन चारों में से कौन सा है जो संघीय सूची का विषय है? तो कौन सा है जो संघीय सूची का विषय है भैया? रक्षा है, या फिर भैया कृषि है, या व्यापार है, या फिर शिक्षा है? जल्दी से बताओ कौन सा है जो संघीय सूची का विषय है? रक्षा, ठीक है, रक्षा जो है एक संघीय सूची का विषय है। अगला, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या है? धर्म का कोई समान अधिकार नहीं, बिल्कुल गलत। एक राष्ट्र का एक धर्म का विश्वास नहीं, केवल बहुसंख्यक वर्ग नहीं भैया, सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था करो, समान समझो, सभी धर्मों को क्या करो? इक्वल समझो, समान समझो, ये है घ वाला ऑप्शन सही। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे, इनमें से कौन सा है बहुजन समाज का संस्थापक था? कौन सा है जो बहुजन समाज का संस्थापक था? कांसीराम या साहू या B.R. अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले? तो कौन से थे? कांसीराम जी, कांसीराम यानी कि का वाला सही है। आगे आओ, सामान्यता किसी देश का विकसित विकास जो है निर्माण किस पर आधार या निर्धारित किया जा सकता है? देखो, प्रति व्यक्ति आय तो भैया चाहिए, बिल्कुल सही है। एंड औसत साक्षरता स्तर ये भी चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी चाहिए, यानी कि उपयुक्त में सभी, ये सभी चीजें जब पता होगा तब हम किसी जो राज्य है या देश है उसका क्या करेंगे? विकास नाप पाएंगे। ठीक है, 55 नंबर ऑब्जेक्टिव किसी देश की विकास निर्धारित करने का आधार है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा सा चेंज है कि स्वस्थ व शिक्षा स्तर बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही है, व्यक्तियों की साक्षरता दर, यानी कि ये सभी जरूरी है, सभी जरूरी है। ठीक है, आगे आ जाओ। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? इन चारों में से कौन सा है जो एक विकसित देश है? ऑप्शन है ब्राजील या भारत या फ्रांस या बांग्लादेश। तो भैया विकसित बताना है तो भैया बांग्लादेश जो है, फ्रांस जो है एक विकसित देश है। फ्रांस, ठीक है, ये सब कहाँ यार विकसित है? फ्रांस जो है एक विकसित देश है। 56 वाला सही है, 56 का गा वाला। अगला 57 नंबर ऑब्जेक्टिव, सार्वजनिक निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजन होता है। पहला, रोजगार की शर्तें या आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव या उद्गमों की स्वामित्व। भैया ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हर साल बोर्ड में छपता है, यहां से आपका 20 में 20 तो पक्का हो ही जाएगा भैया, इससे बाहर सामाजिक विज्ञान में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक निर्माण होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान निर्माण किसके द्वारा होता है? देखिए, एक होता है प्राथमिक क्षेत्रक, एक होता है द्वितीय क्षेत्रक, एक तृतीय क्षेत्रक। तो प्राकृतिक, प्रा मतलब प्राकृतिक और प्रा मतलब प्राथमिक क्षेत्रक। भैया प्राथमिक क्षेत्रक के द्वारा सबसे ज्यादा होता है प्राकृतिक निर्माण। आगे आ जाओ। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी जो है रोजगार गारंटी एक योजना चलाई? ठीक है, तो ऑप्शन है भैया 2008 में या 2010 में या भैया 2005 में या 2000 में? जल्दी से बताओ। तो 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, 2005 में। 60 अर्थात लास्ट ऑब्जेक्टिव है भैया कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है, तृतीय क्षेत्रक को। तो यहां से मैंने आपको 60 में 60 ऑब्जेक्टिव बता दिया और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटा होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए। देखो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव, अब ये सब पीडीएफ भैया आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जाके सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो और जो आप लोगों के लिए टॉपर बैच बनाया गया है ना, टॉपर बैच, वो आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, और आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो भैया 9918 86 3196। बहुत स्पेशल बैच है, यहां से आप भैया टॉपर बन जाओगे, 95% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने तैयार कर लेना है क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में 95 लाना है तो ये सारा आप तैयार कर लो। लोगों को भैया सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो समझ में आ ही गए होंगे। अब हम लोग भैया जो हमारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान है, पूरी किताब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, वो लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, मतलब आपका पूरा सामाजिक विज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, अब लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी समझ लो और पूरा सामाजिक विज्ञान आपका आपके मुट्ठी में हो जाएगा और आप भैया सामाजिक विज्ञान में 95% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है और पूरी किताब में, आपकी पूरी किताब में, पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं
सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जहां से, ठीक है। तो पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जब भैया यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, यूरोप में राष्ट्र के विचार में, ठीक है, राष्ट्र के विचार में जो संस्कृति है यानी कि कल्चर है, संस्कृति, वो किस प्रकार से भैया अपनी भूमिका निभाई, किस प्रकार से अपना जो भूमिका निभाया उसका आप उदाहरण के साथ भैया पूरा अच्छे से बताओ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का 4 कारण बताओ। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और भी बहुत बार आया हुआ है। ये तो मैं केवल एक सेट का लिखा हूं, ठीक है, केवल एक सेट का, ऐसे 7 सेट होते हैं तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण बताओ कि आखिर जो फ्रांस की क्रांति है वो क्यों हुआ, ठीक है। जैसे वहां की सरकार जो थी जिद्दी था एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो ये कारण थे जो कि आपको बताना है। 4 कारण का आपको 4/4 यानी कि 4 नंबर मिल जाएगा। और मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल हर साल आया हुआ प्रश्न है, हर साल बोर्ड पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आपको बिल्कुल से तैयार कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन को। जो नेपोलियन थे उनके द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे, जो सुधार किए गए थे, कौन सा सुधार किया गया था, उसके बारे में आप बढ़िया से हेडिंग डाल के और खूब अच्छे से लिखो। ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और हम लोग ऐसे पूरे किताब में जितने भी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो देखेंगे। फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और उस पीडीएफ से आप पूरा तैयार कर लेना। पहले आप लोग भैया देखते रहो जो मैं आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा रहा हूं, ये सामाजिक विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल बोर्ड पेपर में आता है, मतलब ये हर साल मतलब आता है बोर्ड पेपर में, ये हर साल आता है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लिया तो बिल्कुल आपका 4 नंबर तो बिल्कुल पक्का है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण, उसके बारे में आपको बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। आपने देखा होगा बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार से विरोध किया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। आप लोगों ने रॉलेट एक्ट कानून पढ़ा है कि नहीं, मतलब जिसमें भारतीय लोगों को बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था, बस केवल शंका के आधार पर, ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार कानून था और इसके विरोध में बहुत सारी चीजें की गई, उसके बारे में आपको बताना है। मैं आपको जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो सारा भैया तैयार कर लेना बोर्ड पेपर में। अगर सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में 70 लाना है ना, तो थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन बता रहे हैं नोट कर लो, एक छोटी सी कॉपी ले लो या 3-4 पेज आप निकाल के ये सारा क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है भैया प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका जो हमारे भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आखिर इससे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब लोगों के ऊपर या भारतीय जनता के ऊपर या अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो बहुत सारे प्रभाव पड़े थे भैया। विश्व युद्ध में बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं, खर्चे लगते हैं, ठीक है, बहुत बेकार चीज है युद्ध, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अर्थव्यवस्था गिर गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जरूर से तैयार करना। सत्याग्रह के विचारों का क्या मतलब है, मतलब हर साल आता है भैया सत्याग्रह, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की तरफ आग्रह। क्या होता है, सत्य प्लस आग्रह, मतलब सत्य की तरफ आग्रह होना, हमेशा सत्य बोलना, सत्य का साथ देना, ठीक है। ये सब है सत्याग्रह के बारे में बताना है। और ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपको 95% लाना है तो ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लो, ठीक है। 8वां नंबर 1929 की महामंडी पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भैया महामंडी वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन हर साल आता है। देखो जितना लघु और जितना दीर्घ बताऊंगा, अगर आपने तैयार कर लिया ना, तो बिल्कुल आप ये समझो कि आपके
आपका बिल्कुल पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, देखो महामंडी के बारे में आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि महामंडी कब हुआ था ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आता है, तो याद रखना 1929 में हुआ था। और इसका कारण भी याद कर लेना, कारण प्रभाव तो आप याद ही करो, साथ में इसका कारण भी तैयार कर लेना। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? मतलब जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग्स है ब्रिटेन वुड्स समझौता का, क्योंकि आपको अर्थ बताना है और आपको 4 नंबर देकर चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत स्पेशल है, प्लीज आप लोग सारा नोट कर लेना। और आज की इस क्लास को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करना, जो भी आपके क्लासमेट हैं या कोचिंग फ्रेंड हैं या कोई भी है, ठीक है, सबके पास शेयर करना। स्क्रीनशॉट ले लो। 10 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां देखो आ गया ना, मैंने बताया था महामंडी का कारण भी तैयार कर लेना, और डायरेक्टली क्वेश्चन यहां आ चुका है, महामंडी के कारण की व्याख्या करो। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महामंडी का क्या कारण है, आखिर महामंडी क्यों हुआ, महामंडी का कारण बताओ। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का ये वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, और आज आपका सामाजिक विज्ञान पूरा खत्म करा देंगे, बस आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहो, क्वेश्चंस को नोट करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, एक और प्रथम विश्व से रिलेटेड है। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत पर औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, मतलब औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके बारे में बताना है। तो आप बताओ कि क्यों बढ़ा। ठीक है, आपको 4 नंबर लेने के लिए देखो, 4 नंबर के लिए कम से कम 2 पेज लिखना ही पड़ेगा। अगर 6 नंबर का है तो 3 पेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मतलब जो मुद्रण संस्कृति है वो भारत के राष्ट्रवाद में क्या मदद किया, मतलब जो हमारी मुद्रण संस्कृति है इसने क्या हेल्प किया, क्या मदद किया, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चन है सारा मैंने ले आया है, आपको पेपर में 70 में 70 लाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। यही क्वेश्चन सारा आएगा पेपर में, यही से सारा क्वेश्चन छपेगा, बस आप तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में जाओ धुआं धुआं उड़ा दो। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो। 13 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि भूमि के ह्रास या निम्नीकरण का क्या अर्थ है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का ह्रास। ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है खत्म होना, खत्म होने का मतलब धीरे धीरे मतलब खत्म होना। ठीक है, ह्रास होना। तो भैया भूमि ह्रास से या भूमि निम्नीकरण का क्या अर्थ है? भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारण बताओ। भैया भूमि ह्रास के कौन कौन से कारण? अगर जब भैया आंधी चलता है, जब मिट्टी उड़ती है तो इससे क्या होता है? भूमि का ह्रास होता है। जब आप सिंचाई करते हो तो सिंचाई के साथ साथ जो मिट्टी बहती है इससे क्या होता है? मिट्टी कम होता है और भूमि का ह्रास होता है। ऐसे ही आपके बहुत सारे कारण हैं। जब पशु चारण करते हैं तो भैया भूमि क्या है? भूमि को ऐसे ऊपर, मतलब जब घास वगैरह खाते हैं तो उसमें भूमि भी जो मिट्टियां हैं चली आती हैं, इससे भी भूमि का ह्रास है। तो बहुत सारे कारण लिख सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा बुक में पढ़ा होगा, गाइड में पढ़ा होगा तो बहुत सारे कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, 3 राज्यों के नाम बताइए। 3 ऐसे राज्य के नाम बताने हैं जहां काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, देखो जब मैं आप लोगों को मैप पढ़ाऊंगा ना, मैप तो आप केवल काली नहीं, आप काली मृदा भी बता दोगे कहां कहां पाया जाता है, जलोढ़ मृदा भी बता दोगे, साथ में पीली मृदा भी बता दोगे। जितनी भी मृदा है सारा आप एक चुटकी में, जिसे कहते हैं 2 मिनट में आप बता दोगे कि भैया कहां कहां पाया जाता है ये सारी मृदाएं। उसके लिए थोड़ा सा आपको मैप समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बस। एंड इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए। का से काली और का से कपास, मतलब काली मृदा में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, लाजवाब, मतलब उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। तो आपको पहले 3 राज्यों के नाम बताना है। ठीक है, फिर आपको एक मुख्य फसल जो कि आपका कपास की फसल है, बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 अंक का आता है। 15 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का क्या अर्थ है? मतलब जैव विविधता क्या है, आखिर जैव विविधता के बारे में आप बताओ, और मानव जीवन में इसकी क्या महत्वता है? आखिर जैव विविधता का मानव जीवन में क्या महत्व है? आपको महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, महत्व क्या है भैया जैव विविधता का एक इंसान की लाइफ में? ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। सारे स्टूडेंट नोट कर लेना, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट,
देखो अब आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। देखो आप लोग देख लो 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2020, 21, मतलब हर साल पेपर में आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार दिखे कि आया हुआ है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए, मतलब जो भारत है, भारत में कैसे वन्य जीव संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब जब वन्य जीव संरक्षण का आप उपाय समझा दोगे ना तो आपको उपाय देखो अगर आपको नहीं आता तो आप भैया सामाजिक विज्ञान में ऐसा थोड़ी है कि आप खाली पेज छोड़ाओगे, बनाकर लिखो। वन्य जीव संरक्षण लिख दो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मतलब वन्य मतलब जो वन्य होते हैं, जीव मतलब जो वहां रहने वाले लोग होते हैं, और संरक्षण मतलब उसको बचाना। तो आप किसी भी तरीके से बचाओ, देहाती भाषा में, मतलब अपनी भाषा में जो भी भाषा है उस तरह से बचाओ। ठीक है, तो आप लिखना जरूर छोड़कर मत आना। अगला है भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं लिखो। भैया भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया, 2020 में आया हुआ, 21 में, 22 में, ऐसे आपके बहुत बार आया हुआ है। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता बहुत सारी है। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे आपका सिंचाई के लिए प्रबंधन एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, बीज अच्छे बीज का होना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हो। कमी भी आता है भैया कि भारतीय कृषि की कोई 3 कमी लिखो, तो आप बना के लिखना, ऐसा नहीं का बिल्कुल किताबी भाषा छाप दो, खुद से माइंड लगाना और खूब अच्छे से लिखना। ठीक है, 18 चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो, मतलब जो चावल होता है धान की खेती कैसे किया जाता है। अच्छा बताओ, देखो हर बच्चा जो भी होगा, गांव से होगा, किसान का बच्चा होगा, उसको पता होगा यार, दिन भर धान ही खेती देखता होगा। ठीक है, मतलब धान ही खेती करता होगा, तो उसको पता होगा कि कैसे धान की खेती करते हैं। पहले क्या करते हैं भैया, धान की खेती के लिए पहले हम लोग बीज डालते हैं एक जगह। ठीक है, डायरेक्टली खेत में नहीं डालते, पहले बीज को एक छोटे से खेत में डालते हैं ताकि वहां बीज जो है वो मतलब पौधा लगे। फिर उसमें जब खेत में भैया पानी वगैरह भर के, ट्रैक्टर वगैरह चला के उसको बढ़िया से करते हैं, फिर ये बीज उखड़वाते हैं, मतलब मजदूर से, फिर यहां आप लगवाते हो दूर दूर। ठीक है, तो ऐसे धान की खेती फिर धीरे धीरे भैया उसमें पानी देते हो, खाद देते हो और भी बहुत सारी चीजें करते हो, फिर आपकी धान होती है। इतना आसान नहीं होता, शहर के लोग जो हैं इतना आसान नहीं होता खेती करना। ठीक है, चावल बनाने में बहुत टाइम लगता है, चावल को पैदा करने में। एनसीईआरटी का 2020 में आया हुआ है, तो आप लोग भैया ये जरूर तैयार कर लेना, चावल या धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ भैया, 19 नंबर क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए आपको उपाय बताना है। मतलब जो सरकार के द्वारा किए गए उपाय है, मतलब कृषि उत्पादन की वृद्धि का मतलब होता है ज्यादा पैदा करना। अब एक बात याद रखना, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, मतलब आज मैं जितना भी लघु और दीर्घ उत्तरीय कराऊंगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल वायरल प्रश्न है, और वायरल प्रश्न के साथ साथ यही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में छपेगा। अगर आपको टॉपर बनना है, देखो मैं आप लोगों को यही बता सकता हूं कि आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, बता सकता हूं, पीडीएफ दे सकता हूं, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप कितना मेहनत करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मार्क्स कितना आएगा। क्योंकि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो टॉपर 10 घंटा पढ़ रहा है, तो आप टॉपर नहीं बनोगे 2 घंटे पढ़ के, टॉपर वही बनेगा जो 10 घंटा पढ़ के एकदम रगड़ के सिलेबस खत्म कर दिया। तो आप भी मेहनत करो, आप 2 घंटे के बजाय 12 घंटा करो, टॉपर 10 घंटा पढ़ रहा है, देखो आप टॉपर बन जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। एनसीईआरटी का 2022 में आया हुआ कि खनिज का संरक्षण भाई नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खनिज जो है वो खत्म हो जाएगा, और अगर खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए हमें खनिजों का संरक्षण करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। जैसे आप हर एक चीज को बचाते हो ना, मतलब उसी टाइप से भाई खनिजों को भी बचाओ। ठीक है, खनिज को भी बचाओ, क्योंकि खनिज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन हैं जो कि आपके सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, पूरा आपका, चाहे आपका भूगोल हो, सारा मैंने लिया है, चाहे आपका भूगोल हो बच्चों, ठीक है, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका अर्थशास्त्र और चाहे आपका नागरिक शास्त्र हो, मतलब सारा आज मैंने आप लोगों को ले लिया है नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र सारा एक ही क्लास में है। देखो यहां जैसे 16 नंबर कुछ 21 नंबर है, लौह और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये या फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अलौह खनिज से आप क्या समझते हो, 2 उदाहरण समझाइए। मतलब अगर लौह और अलौह पूछेगा, या फिर लौह अलग भी पूछ सकता है, अलौह अलग भी पूछ सकता है। तो अगर आपको लौह अलौह के बारे में पता है तो चाहे अलग आए या एक साथ आए,
है आप तुरंत लिख दोगे ना, चाहे लौह अलग आए या एक साथ आए, अलौह अलग आए या एक साथ आए। तो क्वेश्चंस कई प्रकार से आते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वही आएगा, बस आप तैयार करो। लौह और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक इन दोनों में से जरूर आएगा। देखो, रेल परिवहन कहां पर अत्यधिक सुरक्षित या सार्वजनिक परिवहन साधन है तथा क्यों, ठीक है। रेल परिवहन के बारे में बताना। देखो, रेल परिवहन के बारे में आपको बताना है कि कहां पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है। परिवहन का मतलब जो वाहन होता है, गाड़ी मोटर साधन है, तथा क्यों, आपको कारण भी बताना है। आखिर क्यों है, ऐसा नहीं कि आप बता दो फिर कारण ना बताओ, क्यों बताना है, क्यों है, ठीक है। ये हो गया हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सत्ता की साझेदारी, या फिर इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछ सकता है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको विवेचना करना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर लोकतंत्र की आत्मा है तो क्यों आत्मा है, यह आपको बताना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये हर साल पेपर में आता है, हर साल, और नागरिक शास्त्र के जो आपका 2026 में ये क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल छपेगा, जाके देख लेना पेपर में। संघवाद के बारे में जरूर आएगा 24 नंबर क्वेश्चन। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखिए। संघवाद के बारे में बोर्ड एग्जाम में जरूर ही आएगा। और संघवाद क्या है, सबसे पहले आप ये बताओ कि है क्या संघवाद, उसका आपको संघवाद के बारे में बताना है, फिर इसकी विशेषता के बारे में बताना है कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है, ठीक है। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 संविधान संशोधन से पहले तथा बाद स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। जब 1992 संविधान संशोधन हुआ था, मतलब संविधान का संशोधन का मतलब बदलाव, क्या बदलाव, संशोधन का मतलब किसी चीज में संशोधन का मतलब होता है बदलाव। तो पहले और बाद, मतलब संविधान संशोधन से पहले क्या चीज था, बाद में क्या चीज था, उनके स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर बताना है। आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन तक सभी स्टूडेंट नोट कर लो, और पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। अभी आप लोग क्वेश्चन को सारा समझो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम है, लेकिन हम हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा सामाजिक विज्ञान का धुआं उड़ा देंगे बोर्ड पेपर में। 25 नंबर क्वेश्चन तक नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है, और किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए कि कैसे भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष मतलब देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। देखो बच्चों, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना, थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आप इतना मेहनत कर लो कि हर स्टूडेंट कम से कम 85% लाओ, 85% प्लस लाओ, ठीक है भाई। 90% 95% वाले बच्चे तो लाएंगे ही, लेकिन हर स्टूडेंट 85 प्लस लाओ। देखो इसमें क्या होगा कि आप तो खुश रहोगे ही, मतलब आपकी खुशी तो चलो अलग बात है, लेकिन आपके मम्मी पापा जो हैं वो भी खुश रहेंगे कि हमारा बेटा, देखो उनकी सबसे बड़ी क्या आशा होती है कि हमारा बच्चा पास हो जाए, उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पास हो जाए। तो आपको 85% से कम नहीं लाना है, क्योंकि आगे भी आपको पढ़ाई करना है और आपको 85% लाना है, ठीक है। आपको मेहनत इतना तो करना पड़ेगा, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपके भैया हैं, आपको वो चीज बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। कमेंट करो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, हम उसे हलवा बनाने के लिए आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद होता, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि याद हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग मेहनत करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो भी क्लास है उसको देखो, ओके। देखो ये आपको बताना है। फिर अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो। अब ये सब क्वेश्चन आप तैयार करो, क्योंकि एनसीईआरटी का 2020, 22, 23, 24, 25 बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे हर सेट में 7-8 सेट होता है, कितनी बार आया होगा आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड लगा लो, ठीक है। 28 नंबर, लोकतंत्र शासन की अन्य जो व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र है शासन, वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, आप बताओ। 2024-25 में आया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में भी आ सकता है, लगातार आया हुआ है, तो यहां आप 2026 भी लिख लो, ठीक है। देखो मैं आपको उतना क्वेश्चन बता दे रहा हूं जितना आपके लिए इनफ है, मतलब काफी है। अगला आ जाओ लघु उत्तरीय 29 नंबर की, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं के विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का 2020 में 2023 में आया हुआ है। देखो हम आप हर बच्चे से प्रॉमिस करते हैं, हर बच्चे से प्रॉमिस करते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। मतलब अब आप लोगों के लिए मैराथन क्लास आने वाला है,
बस हर बच्चा हमसे ये प्रॉमिस कर लो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करो। बस दो काम किया करो भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दिया करो, ताकि जितना हम मेहनत करें उसका फल हमें मिले। तो हम भी मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दिन रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक हम मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे लिए सब कुछ हो। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करो। अगला है भैया राष्ट्रीय आय तथा प्रत्येक आय में क्या अंतर है, विवेचना कीजिए। जो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, पूरा राष्ट्र का आय। ठीक है, पूरा राष्ट्र का आय। और प्रत्येक आय का मतलब होता है एक एक व्यक्ति का आय, एक एक व्यक्ति का आय। ठीक है, बस यही अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप थोड़ा सा समझ लिया करो, फिर बना बना के लिख देना। और 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हो, प्रमुख क्रियाओं का वर्णन करो। आर्थिक क्रियाएं बच्चों 3 ही प्रकार की होती है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये वाला चीज यहां समझना। पहला प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, ठीक है, और एक है तृतीयक आर्थिक क्रिया। यही 3 होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, और कुछ नहीं होता आर्थिक क्रियाओं में, बस यही 3 चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब आता है भैया लघु उत्तरीय, जो कि हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, विकास में ऋण की भूमिका का विशेषण लीजिए। एनसीईआरटी 2025। भैया अगर विकास करना है तो बहुत बड़ा विकास करना है तो ऋण लेना ही पड़ेगा। मतलब ऋण से क्या होता है कि आपको थोड़ा हेल्प मिलता है अपने कंपनी को, मान लो कोई कंपनी बना रहे हो तो बड़ा करने का, बड़ा कंपनी बनाने का, जितना पैसा लगाओगे उतना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो सभी के पास रखा नहीं रहता, ऋण लेते हैं सभी लोग। ठीक है, अगला, भारत में विदेशी निवेश का आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय बताओ। जो भारत है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 3 उपाय बताना है। मतलब 3 ऐसे उपाय बताओ जिससे भारत में विदेशी निवेश जो है उसे आकर्षित किया जा सके। 34 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो। ठीक है, 2024-25 में आया हुआ लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन कर नियंत्रण स्थापित करती हैं। ये 35 ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न हैं, 35 ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न हैं। अगर आपने तैयार कर लिया ये 35 लघुत्तरीय प्रश्न, बस ज्यादा नहीं, 35 लघुत्तरीय प्रश्न पूरे बुक में से, तो आपको भैया लघुत्तरीय में एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता। ये हमारी गारंटी है, काट नहीं सकता। बस आप ये 35 लघुत्तरीय तैयार कर लो, 35 के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम हैं और आपको दिखा देंगे पेपर में एक एक क्वेश्चन मिला के कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में वही आया है लघुत्तरीय, वही दीर्घोत्तरीय आया है जो मैंने बताया है। ठीक है, तो ये लघुत्तरीय सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, अभी पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से आप लोग नोट कर लेना। अब हम लोग आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के वो क्वेश्चन देखते हैं दीर्घोत्तरीय जो 100% पेपर में छपेगा और कोई रोक नहीं सकता ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने से। ये ऐसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके भैया बिल्कुल से 24 नंबर जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है ना, मतलब 24 नंबर, वो पक्का कर देगा। लघुत्तरीय तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ये सब पक्का कर लिया, अब दीर्घोत्तरीय भी पक्का कर लो। बस आप लोग भैया सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल छाप देना। अब मानचित्र की एक क्लास में आप लोगों को ले आऊंगा जो कि मानचित्र में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, बस तो देखो हमारा जो लघुत्तरीय हो गया, दीर्घोत्तरीय फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो दीर्घोत्तरीय फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1789 की फ्रांसीसी, देखो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 में, ऑब्जेक्टिव में आया था, आता है बहुत बार। और इसका जो फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, इन दोनों के बारे में अलग अलग बताना, हेडिंग अलग अलग डालना। ऐसा नहीं कि एक में भैया सान दो, एक बार आप बनाओ कि मतलब फ्रांस की क्रांति का जो है, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर प्रभाव, फिर आप एक यूरोप पे प्रभाव, बस। ठीक है, ध्यान देना, हर एक हेडिंग ज्यादा बनाना। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। देखो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों में से कोई एक तो आएगा। इटली का आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, मतलब 6 नंबर आपको देकर जाएगा, और एक साथ भी आ सकता है इटली और जर्मनी का लॉन्ग में 6 नंबर के लिए, तो आप लोग तैयार कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी की नमक यात्रा पर आपको प्रकाश डालना है। गांधी जी जो नमक यात्रा पर प्रकाश डालना 2022 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये 3 क्वेश्चंस आप नोट कर लो भैया, लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो यहां से 5वां देखो, चौथा नंबर हो सकता है मिस हो गया। और 5वां, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे।
थे, मतलब वापस क्यों लिया गया भाई, वापस क्यों लिया गया, उसके प्रमुख कारण बताओ। पहले तो आप ये बताओ कि क्यों चलाया गया। गांधी जी ने अगर असहयोग आंदोलन चलाया तो क्यों चलाया, क्योंकि जब वापस ही लेना था तो क्यों चलाया। ठीक है, तो आपको बढ़िया से लिखना है। अगला आ जाओ 6वां नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतिविधियों का प्रभाव का आपको व्याख्या करें। ठीक है, और 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीय की संबंधित एक एक उदाहरण दें और उसके बारे में संक्षेप में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। जितना मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा वो सारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो 7 नंबर क्वेश्चन तक, फिर हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जितना मैं आपको दीर्घ उत्तरीय करा रहा हूं, अगर आपने तैयार कर लिया तो भैया बिल्कुल से आप टॉपर हो। ठीक है, जितना मैं आपको वो सारा बता दे रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन तो करा ही देंगे। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख करो। 2020 में आया हुआ है और आपको हर साल आता है और भी कोड में बहुत बार आया हुआ है। एंड 9 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से आप क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। ये आपको भैया 2020 में आया हुआ है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मृदा का क्षरण होना, मृदा का कमी होना, मृदा खत्म होना। ठीक है, वही होता है मृदा अपरदन। ओके, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाओ भैया 10 नंबर, भू संसाधन का क्या अर्थ है लिखिए, और एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन किन उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। 2020 वाला क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद नहीं होता तो आपको मैं ट्रिक तो बताऊंगा, लेकिन एक चीज और याद कर लो कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का आप एक बार एक छोटी सी कॉपी ले लो और लिख कर याद करो, ठीक है, लिख कर याद करो। मैं कहता हूं 100% आपको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत। ठीक है, अगला आ जाओ, ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभों का वर्णन करो। भैया बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ, जो इनके लाभ हैं उनके बारे में बताना है, वो आपको वर्णन करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति की आपका क्यों प्रारंभ कर दी, मतलब घटती हुई प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये आपको बताना है भारतीय कृषि के बारे में। भाई भारतीय कृषि के बारे में जब भी आए, भारतीय कृषि के बारे में आप खूब लिखो, बना के खूब लिखो। ठीक है, खूब लिखो, क्योंकि भाई आप लोग भारत के हो और कृषि मतलब प्रधान देश है, तो आपको पता है भारत में कैसे खेती होती है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय का वर्णन करो। ये मैंने क्वेश्चन बताया था। देखो यहां ये भी मैंने बताया था, क्या लौ और नहीं, ये नहीं, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। भैया लौह, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में बताओ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भैया हर साल पेपर में आता है, आप देख लो 2021 में दिखा रहा है, लेकिन हर साल आता है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। परिवहन का मतलब क्या होता है, जो गाड़ी वगैरह होता है। ठीक है, तो परिवहन जो होता है वो, और जो संचार होता है, संचार का मतलब जो समाचार सुनते हो वो। ठीक है, वो किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। अगला 16 नंबर, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, भाई तैयार कर लो, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो सारा तैयार हो जाना चाहिए अगर आपको पेपर में बहुत अच्छा नंबर लाना है। अगला क्वेश्चन ये 17 नंबर, भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करो। देखो 2024-25 में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको भैया संघीय विशेषता के बारे में, विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। और 18 नंबर, बताइए कि भारत में अभी भी जातिगत असामान्यताएं पाई जाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में अभी भी जातिगत असामान्यताएं पाई जाती हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी 2022-24 में आया हुआ है। तो लोकतंत्र किस प्रकार से उत्तरदायी, जो उत्तरदायी होता है, जो तुरंत उत्तर दे, जिम्मेवार जो जिम्मेवार होता है, और वैध सरकार का गठन करता है। तो भाई अगर सरकार बनाना है तो एक ऐसे ही इंसान को बनाया जाएगा जो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, जिम्मेदार हो, वैध हो और जिम्मेदार हो, एंड अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, उत्तरदायी हो। ठीक है, तो ऐसा ही तो सरकार बनाया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि रोड पे जो चल रहा है उसी को उठा के सरकार बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन हमारा है
संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थिति का तुलना कीजिए। ठीक है, जो संगठित, बहुत इंपॉर्टेंट है संगठित और असंगठित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तैयार करें ना, संगठित और असंगठित रोजगार की परिस्थिति का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तैयार हो जाएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार हो ही जाना चाहिए। अगला, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ आप भैया डालो प्राथमिक, एक तरफ द्वितीयक, एक तरफ तृतीयक, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो, अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, अंतर बताना है, परिभाषा नहीं, परिभाषा में तो एक ही लाइन होता है, अंतर बताओ, 2-3 चीजें अंतर बताओ। ठीक है, 3-4 चीजें, 4 चीजें तो मिनिमम। ठीक है, 4-5 चीजें, क्योंकि ये भैया 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, अब आ जाओ अगला, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत की तुलना कीजिए। जो औपचारिक ऋण होता है और अनौपचारिक ऋण होता है, इन स्रोतों का तुलना करना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, और आई होप आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारत में जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। और उपभोक्ता के अधिकारों का व्याख्या कीजिए, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और उपभोक्ता के अधिकारों पर प्रकाश डालिए, मतलब अलग उसको व्याख्या करना, यहां प्रकाश डालना हेडिंग डाल के। तो ये हमारे 25 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बस 25 ही, पूरे बुक में 25 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेना है। और अगर 25 तैयार कर लिया, 24 नंबर पक्का है, 24 नंबर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो जो मैंने आपको बताया वो सारा तैयार कर लेना। मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो बता दिया, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, साथ में मैंने आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय। तो आप लोगों को ये क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट भैया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सभी स्टूडेंट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे मोटिवेट रहें और आप लोगों के लिए खूब ज्यादा मेहनत कर सके। और ये सब पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा कब, जब इस वीडियो पे लाइक जो है, इस वीडियो पे लाइक 1000 हो जाएगा। 1000 लाइक के बाद मैं आप लोगों को पीडीएफ तुरंत ही दे दूंगा। तो आप लोग भैया लाइक करो, और फिर मैं ऐसे ही साइंस की क्लास आने वाली है, तो आज की इस क्लास को बहुत ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये क्वेश्चंस आप जाके विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर मास्टरमाइंड कहीं भी हो, या फिर बुक में टिक लगा लो और तैयार करो, 2-2 3-3 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन तैयार करो। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।